नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रेप एंड इनसेंसिटिविटी से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड में या फिर हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करने चाहिए या फिर नहीं। तीसरा, वैसे तो देखो हमने डिसाइड किया था कि अफगानिस्तान से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन इस आर्टिकल में अफगानिस्तान में हमें हमारे जो इवैक्यूएशन ऑपरेशन थे उससे संबंधित है। क्या हमें इतना जल्दी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस खत्म करनी चाहिए थी या फिर नहीं करनी चाहिए थी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रेप एंड इनसेंसिटिविटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो 24 अगस्त को कर्नाटक में मैसूरू की चामुंडी हिल्स में एक एमबीए स्टूडेंट का रेप हो गया था, जिसकी वजह से ना सिर्फ कर्नाटक में बल्कि पूरे देश में गुस्सा देखने को मिला। इस सिलसिले में 4 मैन और 1 जुवेनाइल को अरेस्ट किया गया तमिलनाडु के तिरुपुर से। देखो इन लोगों ने उस लड़की और लड़की के दोस्त को लूटने की कोशिश की। जब उनके पास कुछ वैल्यूएबल आइटम नहीं मिला तो फिर लड़के को मारा गया और लड़की का रेप किया गया। देखो वैसे 2012 के निर्भया केस के बाद रेप संबंधित जो प्रोविजंस हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया है, लेकिन फिर भी हर 16 मिनट में एक रेप हो जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये लेटेस्ट डेटा है। कुछ दिनों पहले की ये बात है, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लड़की और उसके दोस्त ने अपने आप को जिंदा जला लिया। हुआ यह था, लड़की ने आरोप लगाया था बहुजन समाज पार्टी के एक एमपी पर रेप का, तो बदले में बहुजन समाज पार्टी के एमपी के भाई ने लड़की पर फोर्जरी का केस डाल दिया, जालसाजी का। तो फिर विरोध किया जा रहा था उस लड़की के द्वारा, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की हुई थी, कोई नतीजा नहीं निकला। तो फिर अपने आप को जिंदा आग लगा ली गई। काफ़ी दुखद घटना थी। इसके अलावा देखो जुलाई में 2 माइनर गर्ल्स का रेप किया गया गोवा में। दिल्ली की बात है, इसी महीने की शुरुआत में एक माइनर दलित गर्ल का रेप किया गया, मर्डर किया गया और जल्दबाजी में दिल्ली में उस लड़की का क्रीमेशन यानी अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो रेप की जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और देखो उससे भी ज़्यादा रेप की घटना के बाद जो विक्टिम ब्लेमिंग का ट्रेंड देखने को मिलता है ना, ये और भी ज़्यादा दुखद बात है। जैसे आपने भी बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स देखी होंगी, लोग बोलते हैं कि लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, सनसेट के बाद पार्टीज नहीं करनी चाहिए, ट्रेडिशनल अटायर पहनने चाहिए यानी परंपरागत जो कपड़े हैं वो पहनने चाहिए, वेस्टर्न क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। ये सारी बातें कुछ लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। देखो इसका मतलब तो ये हुआ, मतलब अपराधी की कोई गलती नहीं है। अपराधी तो अपराध करेगा, ये उसके नेचर में है, हम उसे रोक नहीं सकते। आपकी गलती है कि आप ये सब करते हो, इसी वजह से रेप होता है। मतलब जो लोग विक्टिम को ब्लेम करते हैं उसका मतलब तो यही हुआ ना। कर्नाटक के रेप केस के बाद भी यही सब खोज हुआ। कर्नाटक के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी विक्टिम को ब्लेम किया। उसके बाद उन्होंने इस केस से संबंधित एक जोक भी किया। उन्होंने कहा कि देखो अब इस रेप के केस के बाद कांग्रेस जो है मेरा रेप कर रही है। इवन मैसूर की जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उन्होंने भी ये फरमान जारी कर दिया कि मानसा गंगोत्री कैंपस से 6:30 के बाद, शाम को 6:30 के बाद 6:30 के बाद कोई भी लड़की जो है वो कैंपस से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन जब सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट और मीडिया ने आवाज़ उठाई तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये जो फरमान है वो वापस ले लिया। मतलब पूरे केस में कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा विक्टिम को यानी पीड़ित को ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है कि पीड़ित की गलती है जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई। इवन बहुत बार देखो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में भी पैट्रियार्की की झलक देखने को मिलती है और सुप्रीम कोर्ट ने ये एडमिट भी किया है। अपर्णा भट्ट एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बहुत बार जुडिशियल ऑर्डर्स और जजमेंट्स में भी जो ये पैटर्नलिस्टिक और पैट्रियार्कल जो एटीट्यूड है वो देखने को मिलता है। जैसे हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और केरला हाईकोर्ट ने ये दोहराया कि देखो शादी के बाद मैन के द्वारा वाइफ के अगेंस्ट कोई भी सेक्सुअल एक्ट अगर परफॉर्म किया जाता है तो वो रेप नहीं है। राइटर कहते हैं देखो ये बात सच है कि हमारे देश में कानून में मैरिटल रेप का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कम से कम जुडिशरी को इस पे प्रोग्रेसिव स्टेप लेना चाहिए और मैरिटल रेप को रोकना चाहिए।
हरियाणा में एक कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, तो उस कपल ने गुहार लगाई पुलिस से कि हमें आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए, लेकिन पुलिस ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने से मना कर दिया। वो कपल गया पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पास, इन्होंने भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने से मना कर दिया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि वो कपल जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, जिसे खतरा है, जिसकी सेफ्टी खतरे में है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए। देखो, महिलाएं जो हैं उन्होंने लंबा सफ़र तय किया है अपने लिए राइट्स को इंश्योर करने के लिए, मतलब वो अपने अधिकारों के लिए लड़ी हैं। बट ये जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना, ये चेंज होना चाहिए और लोगों की जो सोच है वो बदलनी चाहिए। आप महिलाओं की फ्रीडम को कर्व करने के बजाय एक सुरक्षित समाज का निर्माण कीजिए। जो लोग रेप करते हैं उनके रीजंस को फाइंड आउट कीजिए कि ऐसे लोग रेप क्यों करते हैं। रेप से संबंधित एक वीडियो है, आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, ओनली आई एस रेप सजेशंस ऐसे कुछ करके आप सर्च कीजिएगा, आपको वो वीडियो मिलेगी। उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया रेप एंड इनसेंसिटिविटी से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि हम कंटेक्स्ट की बात करें, हम थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। 2013 में उत्तराखंड में केदारनाथ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था कि उत्तराखंड में, जो कि एक इकोलॉजिकल फ्रेजाइल रीजन है, यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नए ना इस्टेब्लिश किया जाए। हालांकि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया था, लेकिन 2019 में पीएमओ ने भी ये कहा था कि गंगा रिवर के ऊपर और ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ना इस्टेब्लिश किए जाएं। लेकिन बावजूद इसके कंटेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 7 नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया है। इसी साल में चमोली में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बह गए थे। तो 7 नए जो प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है ना, एक तो वही प्रोजेक्ट है जो चमोली में हादसे की वजह से बह गया था। फिर से उसी जगह पे उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया जाएगा, लेकिन अलग डिजाइन के साथ। आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से उत्तराखंड में ये जो घटनाएं हैं ना, लैंडस्लिप, एवलांचेस यानी भूस्खलन, हिमस्खलन, लोगों की जान जाना, प्रॉपर्टी को डैमेज, ये सब घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसके बावजूद उत्तराखंड में बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करना, तो इस डिसीजन पर कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखो, जब भी रिवर्स पर ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करने की बात आती है ना, सरकार भी कुछ बटी हुई दिखाई देती है। जैसे जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है ना, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को मैनेज करती है। इस मिनिस्ट्री का कहना है कि आप गंगा रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट मत इस्टेब्लिश कीजिए, ना सिर्फ गंगा बल्कि ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि गंगा के ऊपर जब प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं ना, तो फिर पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से गंगा अपने आप को सेल्फ साफ नहीं कर पाती, क्लीन नहीं कर पाती। अगर गंगा रिवर में पानी का जो फ्लो है वो ठीक ठाक रहेगा, तो इससे गंगा रिवर की जो हेल्थ है वो भी ठीक ठाक रहेगी और पोल्यूशन कम होगा। लेकिन सरकार की दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर कहती है कि नहीं, ये जो प्रोजेक्ट हैं वो इस्टेब्लिश करने चाहिए। देखो, ये बात सच है, बाकी राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी पावर की डिमांड है और उत्तराखंड सरकार भी ये चाहती है कि लोगों को हम 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी दे सकें। लेकिन हमें दूसरे सोर्सेज एक्सप्लोर करने चाहिए। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ना, इकोलॉजिकल फ्रेजाइल रीजन में हमें नहीं इस्टेब्लिश करने चाहिए, क्योंकि हादसे बहुत हुए हैं। हमें उन हादसों से सीखने की आवश्यकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का वैसे ये तर्क है कि हम नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स जो 50% या फिर 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं उनको हमने अप्रूवल दिया है, ताकि इतनी सारी जो कॉस्ट आई है उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में उन कॉस्ट की भरपाई की जा सके। पावर मिनिस्ट्री और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इन 6 प्रोजेक्ट्स 6-7 जितने भी हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल की मांग की, उन्होंने ये भी कहा कि देखो, इन प्रोजेक्ट्स को पहले से अप्रूवल मिला हुआ था, अभी अप्रूवल नहीं दिया गया है, बहुत पहले से इनको अप्रूवल मिला हुआ था। और अगर इन प्रोजेक्ट्स को रद्द किया जाता है, स्क्रैप किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसीलिए अब इन प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाने के लिए अनुमति दी गई है।
कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, देखो हर एक राज्य की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। उत्तराखंड की स्ट्रेंथ अलग है, वहाँ पे टूरिज्म का बहुत स्कोप है, लेकिन वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना जो दूसरे राज्यों में है, मतलब उसी प्रकार के रोड्स बनाना, ये सब करना खतरे से खाली चीज़ नहीं है। तो सरकार को लोगों को भी समझाना चाहिए कि देखो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया जाएगा तो फिर उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस्टेब्लिश करना है, डेवलपमेंट तो लानी है स्टेट में, लेकिन वो टोपोग्राफी के हिसाब से होनी चाहिए। जैसी ज्योग्राफी है उत्तराखंड में वैसी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये पूरा इशू डिस्कस किया सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अफगानिस्तान में इंडिया के इवैक्यूएशन ऑपरेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल में देखो 2 क्वेश्चंस एड्रेस किए जाते हैं। पहला, क्या तालिबान के आने के बाद इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस जो है काबुल में या फिर अफगानिस्तान में दूसरी जगहों पर वो बरकरार रखनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तो इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को खत्म कर दिया है, जबकि कुछ दूसरे देश जैसे चाइना, रशिया, ईरान, इन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस जो है काबुल में वो बरकरार रखी है। इवन यूएसए ने भी अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर ली एयरपोर्ट में, एकदम से अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस खत्म नहीं की। तो कुछ हमारे देश में एक्सपर्ट्स सरकार को बोलते हैं कि आपने जल्दबाजी कर ली, इतना जल्दी अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को खत्म नहीं करना चाहिए था। राइटर कहते हैं बेसिक देखो, आप सरकार को दूसरे डिसीजंस के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हो कि आप यूएसए के बहुत करीब चले गए और आपने समय रहते तालिबान के साथ कॉन्टैक्ट्स नहीं इस्टेब्लिश किए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है। लेकिन इसके लिए नहीं कि सरकार ने अपने डिप्लोमेट्स को और दूसरे जो एम्बेसी के स्टाफ हैं उनको जल्दी से इवैक्यूएट कर लिया। देखो जैसे ही तालिबान ने एंटर किया काबुल में, उसके बाद ना तो हमें यह क्लियर था कि वहां पे चेन ऑफ कमांड क्या है। हालांकि तालिबान ने इंडिया को भरोसा दिलाया था, ऐसी खबरें आई जिनको अभी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि वास्तव में तालिबान ने इंडिया को कहा था कि आप अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बरकरार रखिए। लेकिन देखो, कहा भी हो तो क्या तालिबान की बात पर भरोसा किया जा सकता है? वहां पे तालिबान के जो लीडर्स हैं उनका पूरा होल्ड अभी नहीं है तालिबान के ग्राउंड लेवल पर जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर। और तालिबान के अंदर भी बहुत सारे फैक्शंस हैं, जैसे एक है हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क ने पहले इंडियन डिप्लोमेसी के ऊपर हमला करवाया था पाकिस्तान के कहने पर, आईएसआई के कहने पर, और हक्कानी नेटवर्क एंटर कर चुका था काबुल में। तो हो सकता है कि पाकिस्तान के कहने पर हक्कानी नेटवर्क इंडियन जो एम्बेसी थी वहां पर फिर से अटैक कर देता। तो इंडिया ने समझदारी दिखाई, एकदम से अपने जो डिप्लोमेट्स थे उनको इवैक्यूएट कर दिया बहुत ज़्यादा जल्दी से। और इसके लिए इंडिया ने हामिद करजई, अब्दुल्ला जो इंडिया के दोस्त हैं उनसे बातचीत की। इंडिया ने रशिया की भी हेल्प मांगी थी कि तालिबान की लीडरशिप के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप हमारी बात करवा दीजिए या फिर आप उनको बता दीजिए कि इंडिया अपने जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है वो अभी के लिए ख़त्म करना चाहता है और उनकी जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ग्रीन सिग्नल मिला इंडिया को और इंडिया ने जल्दी से अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको इवैक्यूएट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखो ये उठता है, क्या इंडिया को तालिबान से पहले से बात करके रखनी चाहिए थी अच्छे से? क्या इंडिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी? इसका आंसर राइटर कहते हैं यस। वैसे कतर के एक डिप्लोमेट कहते हैं कि इंडिया ने तालिबान से बात करने की कोशिश की, कितनी बात हो पाई ये अभी तक साफ नहीं है। और इंडिया ने यानी सरकार ने इस बात को खारिज भी नहीं किया कि हमने तालिबान के साथ बात नहीं की, यानी उन्होंने की, बट देखो इतना अच्छे से नहीं की। जैसे रशिया, चाइना, इन्होंने तो प्रॉपर कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश किए तालिबान के साथ, वैसे कॉन्टैक्ट्स अभी भी इंडिया के तालिबान के साथ नहीं हैं। इंडिया हमेशा से एक मोरल पोजीशन लेता रहा कि हम अशरफ गनी गवर्नमेंट के साथ में हैं, हम तालिबान के साथ एंगेज नहीं करेंगे। विवेक काटजू जो कि डिप्लोमेट है, उनका ये कहना है देखो तालिबान के साथ एंगेज करने का मतलब ये नहीं है कि तालिबान को एंडोर्स करना। यूएसए के 2500 से ज्यादा जवान तालिबान ने मारे हैं, फिर भी यूएसए जो है वो तालिबान के साथ डायरेक्टली एंगेज कर रहा है। तो फिर इंडिया क्यों नहीं कर सकता? इसलिए इंडिया को तालिबान के साथ बात करनी चाहिए थी। अभी भी देर नहीं हुई है, कोई ना कोई जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं हमारी सीधा तालिबान के साथ में होनी चाहिए। हम दूसरे देशों पे ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते बार बार अपनी जो बात है वो तालिबान तक पहुंचाने के लिए। और अगर हमारी बात तालिबान के साथ में होती है तो हम पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब तालिबान के पास भी कार्ड्स होंगे प्ले करने के लिए, वो भी
पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सकता है, पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा ट्रेड और दूसरी चीज़ों के लिए। तो हमें हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो तालिबान के साथ रखने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम तालिबान को पूरी तरह से इंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के जो लाइन्स हैं वो जरूर ओपन होनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अफगानिस्तान में इवैक्यूएशन ऑपरेशन से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।